हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवन सर्च जो ऑनलाइन। एक्चुअली आज हम बात करेंगे थियरीज़ के बारे में, मॉडर्न डेवलपमेंटल थियरीज़, जो खास करके टारगेट करती है किस प्रकार से हम विश्व के स्तर पर या किसी देश के अंतर्गत जो रीजनल इनइक्वालिटी है उसको किस प्रकार से हम सॉल्व करें। इस पर कई थियरीज़ जो है वो स्कॉलर्स ने दिए हैं। इन ब्रॉडली जो है ये सारे थियरीज़ को हम ब्रॉडली दो भाग में एक्चुअली बांट सकते हैं। पहला है थियरी ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट। इस थियरी के अनुसार ये है कि हम रिसोर्स को इस प्रकार से बांटें जो प्रत्येक सेक्टर में और प्रत्येक रीजन में बराबर रूप से बटे और आपस में इंटीग्रेशन जो है आपस में इंटीग्रेशन जो है वो सेक्टर का हो और आपस में रीजन का जो जो क्षेत्र है, प्रदेश है, उसका जो है इंटीग्रेशन आपस में हो। इसको बोलते हैं हम थियरी ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट। तो थियरी ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट देखते हैं कि खास करके विकसित और विकासशील देश के परिप्रेक्ष्य में ये थियरी कहाँ तक कारगर होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिस थियरीज एम्स at to solve the problem of regional inequality by following the different plans and strategies like choosing a particular plan size of plan, pattern of investment, allocation of resource, techniques of resource mobilization, appropriate fiscal policy, monetary policy, extent of reliance on foreign trade। अब देखिए किस प्रकार से हम रीजन को बराबर रूप से बांटें और इसमें हम कौन कौन से प्रोग्राम को लें और किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करें, किस किस सेक्टर में करें, किस किस रीजन में करें और किस प्रकार से रिसोर्स को मोबिलाइजेशन करें, माने रिसोर्स को जमा करें और फिस्कल पॉलिसी ऐसा रखें ताकि हम ज़्यादातर स्टेट्स को जो है वो कंट्री लेवल पर रिसोर्स का एलोकेशन हो पाए। तो इसमें देखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी भी, बैंकिंग जो भी सेंट्रल एक्चुअली बैंक्स होते हैं वो भी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इस प्रकार से बनाती है ताकि सारे एक्चुअली रीजन्स को बैलेंस रूप में रिसोर्स का एलोकेशन हो। तो इसमें आप देखिएगा कि प्रारंभ से ही कई स्कॉलर्स हुए जिन्होंने खास करके अर्थशास्त्री जिन्होंने बैलेंस एक्चुअली डेवलपमेंट थियरीज़ को सपोर्ट किया, जिसमें लाइक रगनार नस्क, आर्थर लेविस, ए यंग, पॉल रोसेनस्टेन, रोडेन actually propose balanced growth to speed up the process of economic development of underdeveloped region in the world। देखिए सबसे बड़ी समस्या अभी भी है, 50 साल पहले भी थी, कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच का जो गैप है, जो रीजनल इनइक्वालिटी है वर्ल्ड लेवल पर, उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। और कई थियरीज आए, इसमें से बैलेंस थियरी के बारे में मैं आपको आज जो है बता रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, देखिए actually Nusk has further developed the idea of capital formation in underdeveloped countries and backward region। देखिए एक्चुअली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जितने भी स्कॉलर्स इस समय हुए उन्होंने कहा कि जो कैपिटल फॉर्मेशन जो है, इनकम को सेविंग के रूप में लाना और फिर जो है सेविंग को कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में लाना और कैपिटल को हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कैपिटल गुड्स को के रूप में डेवलप करना और फिर उसमें जो है हाई लेवल ऑफ जो है प्रोडक्शन जो है उस एरिया में स्टार्ट करना ताकि वहाँ पर जो है वो आपका इनकम ग्रोथ वहाँ पर हो, पर कैपिटा इनकम वहाँ पर बढ़े। बेसिकली नस्ट का व्यू ये था कि बैलेंस ग्रोथ इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्रिएटेड बाय स्मॉल मार्केट विद द लो इनकम कंज्यूमर। ड्यू टू पॉवर्टी आप देखेंगे
कि देखिए लोग गरीब हैं, फिजिकली वीक है, तो फिजिकली वीक है वो काम जो है बहुत लंबे समय तक कर नहीं सकते हैं। अगर काम नहीं कर सकते तो इनकम कम होगा, और इनकम कम होगा तो सेविंग कम होगा, सेविंग कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो औद्योगिक विकास कम होगा, औद्योगिक विकास कम होगा तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि वहाँ पर रोजगार की संभावना कम होगी। तो पुअर कैन नॉट, नेक्स्ट सेज कि पुअर कैन नॉट एक्चुअली create the demand for the goods and services, and that is why it is very important to break this vicious cycle by creating a by adding some capital through the process of multiplier effect। तो अब देखिए कुछ इन्वेस्टमेंट तो किसी लेवल पर करना पड़ेगा, ताकि हम जब इन्वेस्ट करेंगे खास करके ह्यूमन कैपिटल पर जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो उससे क्या होगा कि लॉन्गेविटी बढ़ेगी, हेल्थ वाइज लोग स्ट्रॉन्गर होंगे, एंड दे कैन वर्क इन अ लॉन्ग रन एंड फॉर लॉन्गर पीरियड। तो इसमें आप देखेंगे क्या होगा कि बैलेंस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन कैपिटल गुड्स एज वेल एज द ह्यूमन गुड्स। आप समझ रहे हैं, इसमें यह है कि आपको एक बैलेंस बनाना है। एक तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, थोड़ा कैपिटल वहाँ भी चाहिए, और उद्योग का जो है विकास भी करना है। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी जो है उनको बढ़ाने के लिए उनके एजुकेशन हेल्थ पर भी खर्च करना है। दिस इज द बैलेंस एक्चुअली अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। तो बैलेंस थ्योरी के अनुसार सेक्टोरल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा कि आप ये देखिएगा कि इस थ्योरी के अनुसार स्कॉलर्स बोलते हैं कि एग्रीकल्चर का भी विकास हो, उद्योग का भी विकास हो। देखिए उद्योग का सिर्फ होगा विकास तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, यदि वहाँ पर अच्छा विकास नहीं होगा और ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर जो है डिपेंडेंट हैं, तो एग्रीकल्चर से इनकम कम होगा, और यदि इनकम कम हुआ तो आप समझिए कि फिर वहाँ पर कैपिटा इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर में कम होगा तो डिमांड नहीं होगा। तो उद्योग डेवलप करके आप करेंगे क्या? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है मार्केट में चला जाएगा, और वो गुड्स को खरीदेगा कौन? तो इसके अनुसार सेक्टरल जो है सर्विस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं बराबर रूप से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली बैलेंस एक्चुअली डेवलपमेंट और थ्योरी ऑफ द बैलेंस डेवलपमेंट। अब देखिए बैलेंस, यही मैंने आपको बताया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है और ह्यूमन कैपिटल का भी ग्रोथ करना है, ये दोनों चीज जरूरी है। अब देखिए डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड दोनों जरूरी है। अब देखिए फॉरेन से क्या मंगाएंगे आप? फॉरेन से क्या मंगाएंगे? गुड्स। कौन? कैपिटल गुड्स, जैसे मशीन हो गया, कोई जो है उद्योग में लगाने वाला कोई ऐसा गुड्स आप मतलब लाते हैं जो कैपिटल के रूप में हो। टेक्नोलॉजी हो गया, इनोवेटिव कोई आइडियाज़ है वहाँ से, कुछ ऐसे तकनीक है वहाँ से, तो वहाँ से आप ये सब चीज़ें लाएंगे। जैसे भारत में आप मतलब देखेंगे कि मोबाइल में जो चिप यूज होता है भारत में नहीं बनता था, अभी वेदांता ने बने हुआ है। तो इस तरह के जो गुड्स मशीन, छोटे छोटे पार्ट से लेकर बड़े बड़े मशीन तक जो आते हैं, वो फॉरेन से जो यहाँ आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो देश में है, जो इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री में फॉरेन कैपिटल गुड्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो अंडर डेवलप्ड जो रीजन है वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड होगा। तो नेक्स्ट है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि टैरिफ पॉलिसी इस तरह से फ्रेम किया जाए ताकि ज़्यादातर कैपिटल गुड्स आए और फिनिश्ड गुड्स जो है हमारा एक्सपोर्ट हो। तो बैलेंस विद इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, देखिए हर एक उद्योग में, उद्योग के अंतर्गत भी बैलेंस चाहिए। कहा कि सिर्फ स्टील प्लांट में आप जो है कैपिटल गुड्स नहीं लगाएंगे, उसके साथ ही साथ छोटे छोटे उद्योग में जो स्टील का यूज़ करेगा उसको भी आप जो है, जो कंज्यूम करने वाले गुड्स हैं उसमें भी आप थोड़ा सा उद्योग में आप जो है कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए कि बैलेंस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि भाई एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हाट एवर वी हैव टू एलोकेट इन अ बैलेंस वे। अब देखिए बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए
balance growth concept is useful in balance regional development, promotion of innovation, researches, optimum use of available natural resources, dependency on foreign aid. So reducing actually dependency on foreign aid, effective control on innovation, inflation, price of goods services, hence raising the standard of people in the टारगेट कंट्री। तो ये हुआ। अब देखिए डिमांड एंड सप्लाई के बारे में मैं आपको बता रहा था। देखिए है क्या कि देयर शुड नॉट बी मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए ये जो है डिमांड जो है तभी होगा जब इनकम जो कॉमन लोग हैं उनके पास इनकम बढ़ेगा, और सप्लाई तभी होगा जब हम इन्वेस्टमेंट किसी भी क्षेत्र में, खासकर उद्योग के क्षेत्र में, यदि फिनिश्ड गुड किस क्षेत्र में कितना एक्चुअली किस किस क्षेत्र में कितना रिक्वायर्ड है सप्लाई में, उसके अनुसार आपको वहां पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स आपको करना पड़ेगा। दिस एक्चुअली रेफर्स वी हैव टू मेक द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन और फैक्टर्स। तो ये मैंने बताया बैलेंस जो है ग्रोथ एक्चुअली कॉन्सेप्ट इज यूजफुल, बट दिस इज एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल अकाउंट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉलर्स लाइक हर्समैन, सिंगर एंड Kurihaha has pointed out that the underdeveloped country don't have sufficient fund। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, उतना जब फंड ही नहीं है हमारे पास कि सब में बैलेंस रूप से हम सब रीजन को दे दें, सभी डिपार्टमेंट को दे दें, सारे स्टेट को दे दें, उद्योग के अंतर्गत सारे उद्योग में हम लगाएं पैसा, इतना रहता तो फिर डेवलपिंग कंट्री क्यों रहता। फिर जो है ऑब्वियसली ये तो एक बहुत बड़ा एक्चुअली क्रिटिसिज्म है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। और सेकेंडली ये है कि हमारे पास इनसफिशिएंट इक्विपमेंट है, हमारे पास स्किल्ड लेबरर नहीं है, कैपिटल गुड्स जो है हमारे पास जो है वो कम है, और देयर आर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैलेंस एक्चुअली ग्रोथ कॉन्सेप्ट। देखिए दूसरी चीज़ें ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ कॉन्सेप्ट कैन लीड टू इन्फ्लेशन एंड राइज ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो सकता है क्योंकि यदि जो है गुड्स यदि जो है डिमांड वहाँ पर बढ़े और कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ गुड्स जो है और सर्विसेज जो है राइज हो सकता है। बट ओवरऑल ये देखें कि मेन जो इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास सफिशिएंट जो है रिसोर्सेज नहीं है कि हम सभी सेक्टर में और सभी क्षेत्र में हम बराबर रूप से जो है पैसा लगाएं और इन्वेस्टमेंट करें। तो अब चलते हैं अल्टरनेटिवली क्या है। तो दूसरे ग्रुप ऑफ थियरीज जो है वो आपके थियरीज क्या है, थियरी ऑफ अनबैलेंस डेवलपमेंट। हमारे पास रिसोर्स कम है, हम चलते हैं किसी एक रिसोर्स को पहले एक जो जितना अमाउंट है रिसोर्स का उसको हम किसी एक रीजन में लगाएं। अब वो जब रीजन डेवलप्ड होगा तो आसपास का क्षेत्र जो है डेवलप्ड होने की संभावना है। ये हिस्टोरिकली भी संभव है और स्पेस वाइज भी संभव है। तो हम चलते हैं कौन कौन से अर्थशास्त्रियों ने, स्कॉलर्स ने अनबैलेंस एक्चुअली डेवलपमेंट के बारे में बताया। तो सबसे मेन चीज स्टार्टिंग विद द W.W. रोस्टोव, मार्कस फ्लेमिंग एंड H.W. सिंगर सपोर्टेड द थियरी ऑफ अनबैलेंस डेवलपमेंट। अब देखिए अनबैलेंस डेवलपमेंट का थियरी जो है कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल लगता है एक्चुअली मुझे एज़ कंपेयर टू बैलेंस। देखिए इसमें सबसे पहले हम रोस्टोव की बात करते हैं। रोस्टोव ने डेवलप्ड कंट्री के रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए इसने एक थ्योरी, एक मॉडल जो है डेवलप किया जिसके अंतर्गत ये थ्योरी ये कोई भी समाज, कोई भी कंट्री, कोई भी रीजन जो है 5 सिस्टमेटिक स्टेजेस से गुजरता है, 5 सिस्टमेटिक स्टेजेस से गुजरता है। तो आप ले लीजिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉट ओनली इकोनॉमिक बट ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इन दिस कंटेक्स्ट नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स Rostow proposed a theory of staged economic development। समझ में आ गया, स्टेज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए ये कितने स्टेज है, 5 स्टेज। अब एक एक करके जो है हम लोग बात करते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी, देखिए
ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, बेसिक रूडिमेंट्री जो है टेक्नोलॉजी और साइंस को यूज़ करके अपना लाइवलीहुड मेंटेन करते हैं। और ये जो है बेसिक ये है, दैट इज़ एग्रीकल्चर इज़ बेस्ड ऑन प्री न्यूट्रिशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसमें क्या है कि डिमिनिशिंग रिटर्न एक्चुअली प्रिवेल्स इन द सोसाइटी। देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि पर हेक्टेयर जो है प्रोडक्शन बहुत ही कम है, जितना होता है वो अपने एक्चुअली कंज्यूम करने के लिए ही वो पर्याप्त है, सरप्लस की संभावना यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ कम होगी, ऑब्वियसली प्रिमिटिव एक्चुअली स्टार्टिंग के समाज है, तो यहाँ पर मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी दोनों हायर रेट है, जन्म भी ज़्यादा लोग ले रहे हैं और मृत्यु भी रेट ज़्यादा है। तो अब देखिए, और पावर जो है, जो सोशल पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट कास्ट और लैंडलॉर्ड के पास रहता है। इस स्टेज में फैमिलीज आर रेस्ट्रिक्टेड, जो है इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, समाज जो है वो डेवलपमेंट के प्रति इग्नोरेंट है, अज्ञानी है। अब चलते हैं हम प्री कंडीशन में। प्री कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट होता है, थोड़ा ट्रेड जो हमारा एग्रीकल्चर माने गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, उसमें ट्रेड का जो है पहले स्टार्टिंग होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर का विकास, वहाँ पर थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है एग्रीकल्चर में, और कहीं न कहीं पर हेक्टर जो है प्रोडक्शन वो बढ़ता है, और वो प्रोडक्शन है कहीं न कहीं वो सरप्लस के रूप में क्रिएट होता है, और वो सेविंग के रूप में कन्वर्ट होकर फिर कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में इन एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्री, इन रोड, रेलवेज, डैम, स्कूल, हॉस्पिटल्स में के रूप में जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट वहाँ पर शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पर इस स्टेज में जो है करीब करीब 5% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट सेविंग, एक्चुअली 5% एनएनपी जो है वो 5% एनएनपी का सेविंग और 5 उतना परसेंट सेविंग का इन्वेस्टमेंट होता है, 5%। इन दिस स्टेज आप देखेंगे कि आप ये कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट होता है, और रॉ मटेरियल्स जो है वो थोड़ा सा एक्सपोर्ट जो है करते हैं इसमें। अब देखिए कि सोसाइटी इज़ अगेंस्ट फॉरेन कंट्रोल। इस स्टेज में जो है ये समाज जो है फॉरेन कंट्रोल के अगेंस्ट में है। तो सम काइंड ऑफ मोनार्की इज़ फॉर्म्ड इन दिस स्टेज इन एनी रीजन। मोनार्की मतलब ये हुआ कि किंगडम वगैरह वहाँ पर जो फॉर्म होता है। तीसरा स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टेक ऑफ स्टेज। इस स्टेज में क्या है, इसका जो पीरियड है वो आपका 20 से 30 साल तक ये चलता है, और ये इकोनॉमी इस किसी भी रीजन का सेल्फ रिलायंट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इस स्टेज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रेडिकल चेंज इन मोड एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। देखिए मोड क्या है, पहले मैनुअल होता था, अब मशीन के द्वारा जो है एग्रीकल्चर की में जो है खेती बाड़ी हो, या आप उद्योग में लीजिए, उद्योग में जो है प्रोडक्शन का स्केल जो है वो बढ़ जाता है, मात्रा जो है बढ़ जाता है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो 5% पहले था, इसके पहले वाले स्टेज में अभी 10% के आसपास नेशनल इनकम का 10% इन्वेस्टमेंट जो है होने लगा है। अब देखिए कुछ कोर इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर डेवलप्ड हो जाते हैं, और जिसमें कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, आप देखिएगा कि ये एक मल्टीप्लायर काइंड ऑफ उद्योग, ऐसे उद्योग को माना जाता है जिसका इम्पैक्ट छोटे छोटे उद्योग में होता है, और इस स्टेज को हम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज मानते हैं, जहाँ पर फास्ट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी रीजन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन होता है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इसके साथ साथ समाज का विकास, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन मतलब राजनीतिक क्रांति, सामाजिक एंड आर्थिक जो है सांस्कृतिक परिवर्तन भी इस स्टेज में देखा जाता है। अब चलते हैं, इतना होने के बाद ड्राइव टू मैच्योरिटी। अब ड्राइव टू मैच्योरिटी में क्या होगा, देखिए अब जब सारा जो है अर्थव्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो है डेवलपमेंट की ओर जो है मूव हो रहा है, तो अब ये मैच्योरिटी की ओर मूव करेगा। तो ये करीब करीब 4 डिकेड तक चलता है अकॉर्डिंग टू रस्तोव। एंड रस्तोव इसमें जो है ये मैच्योरिटी क्या है, हाई सेविंग, हाई रेट ऑफ कैपिटल
एकुमुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए इसमें क्या है, सेविंग हाई रेट पर चला जाता है 30-40%, 30% के आसपास। एंड आप देखेंगे जो है, और ये कैपिटल फॉर्मेशन का रेट जो है बहुत ही हाई लेवल पर जाता है। और आप देखेंगे इसके कारण क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर में लोग थे वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की ओर मूव करने लगते हैं, और प्राइमरी सेक्टर पर वो परसेंटेज वर्किंग फोर्स का जो परसेंट है वो आपका 20% तक सिमट के रह जाता है। अब चलते हैं कि नाउ इन दिस स्टेज यू विल फाइंड कि अर्बन जो है वो अर्बन डेवलपमेंट ठीक ठाक यहाँ पर होता है, और ज़्यादातर लोग अर्बन एरियाज में रहना शुरू करते हैं ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज में। ये देखिएगा ब्रिटेन में ये 1850 और 1900, और जर्मनी में ये 1910, और फ्रांस में 1910 में ये स्टेज आ चुका था। अब हम चलते हैं एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। अब देखिए प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अब ड्यूरेबल नॉन एक्चुअली ड्यूरेबल गुड्स जो है, ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, एसी, वीसीआर, ये सब इतना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके कंजम्पशन के लिए लोग उपलब्ध हैं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा खासा राइज हुआ है, डिमांड क्रिएट हो रहा है, 20-30% इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उद्योग में। तो ओवरऑल ये स्टेज जो है मास कंजम्पशन की ओर है, और ये स्टेज में आज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये जितने भी हैं सारे जो है एज ऑफ मास एक्चुअली कंजम्पशन स्टेज है, 5th स्टेज में है। तो अभी देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये जो स्टेज है इसमें ये जो है सप्लाई के स्थान पर ये डिमांड इतना ज़्यादा होता है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे सेचुरेशन की ओर जाने लगता है, और सरकार फोकस करती है टैक्सेशन पर फॉर इक्वल एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की ओर। लेकिन इसमें सबसे चीज़ें, ये स्टेज की सबसे बड़ी एक निगेटिव पॉइंट्स है कि कंजेशन होता है सिटीज़ में, और यहाँ से आप ये देखेंगे कि इस स्टेज में लोग जो हैं शहरों से वो सब अर्बन और गांव की ओर जो है प्रस्थान करते हैं, और फार्म हाउस वगैरह में जाना मतलब शुरू करते हैं। तो रस्तोव महोदय ने कहा कि इस प्रकार से जो है रस्तोव थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अप्लाइड फॉर रीजनल डेवलपमेंट एंड रीजनल प्लानिंग। रस्तोव इज क्वाइट रेलिवेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। देखिए खास करके इस टेक ऑफ स्टेज जो है इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ाना पड़ेगा, सेविंग को बढ़ाना पड़ेगा, सेविंग से कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कम से कम 10% आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जा करके आप जो है ड्राइव टू मैच्योरिटी की ओर जाएंगे। चाइना और इंडिया अभी भी आप माने कि हाई रेट ऑफ सेविंग एंड हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहा है 20% के आसपास, और जल्दी ही इंडिया जो है वो ड्राइव टू मैच्योरिटी की ओर जाने के लिए रेडी है। क्योंकि अब हम लोग देखते हैं कि रस्तोव मॉडल का इंडिया में क्या मतलब रेलिवेंस है। अभी देखिए इंडिया में आप देखिएगा कि 1950s में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय आप देखेंगे कि हमारे पास जो है फूड सिक्योरिटी नहीं थी, तो हमको बेसिक जो फूड ग्रेन था वो यूएसए से मंगाना पड़ता था। PL 480 कुछ एक्चुअली एक्ट था यूएस का, उसके अनुसार जो है वहाँ से हम भारत में जो है फूड ग्रेन जो है फूड ग्रेन मंगाते थे। लेकिन हमारे देश में 1955, 60, 70s में ग्रीन एक्चुअली रेवोल्यूशन, हरित क्रांति हुआ, और हमारा देश कहीं ना कहीं जो है ये सेल्फ एक्चुअली सफिशिएंसी में हो गया। लेकिन 60s के बाद जब हमारा कैपिटल फॉर्मेशन ठीक ठाक हो गया, अच्छा हो गया, तो आप ये देखेंगे कि हरित क्रांति के बाद जो इनकम लेवल है, जो फार्मिंग सेक्टर में लोग थे उनका बढ़े, खास करके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी माने भारत की ओर, और साउथ में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कई सिटीज़ का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, तो कहीं ना कहीं नए नए एक्चुअली तकनीक का विकास हुआ। इसके कारण लोगों की इनकम जो है बढ़ी, और इनकम बढ़ने के बाद सेविंग बढ़ी, और सेविंग बढ़ने के बाद कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में इन्वेस्टमेंट जो है हो रहा है, और कहीं ना कहीं भारत में 20-30% ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट अभी कंटिन्यू है, और आशा है कि कहीं ना कहीं ये जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन, ये थियरी कहीं भारत के लिए उपयुक्त
लग रहा है कहीं ना कहीं। तो ये देखिए, लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि भाई हर एक समाज, हर एक रीजन एक 5 सिस्टमेटिक स्टेजेस से नहीं गुजरता है, ये तो सत्य है। और लाइक एग्जाम्पल के रूप में देखें कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा had no first stage of actually Rostov pointed out। देखिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जो था, ये तो मालूम ही होगा आपको कि यूरोपियन लोग जो है वो खास करके एकदम बैरन लैंड था या एकदम समतल भूमि था यूएसए में, वहाँ पर जाके सेटलमेंट जो है कोस्टल एरिया में इंग्लैंड के लोग, फ्रांस के लोग, स्पेन के लोग जा कर के साउथ अमेरिका में या आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में वहाँ से वो शिफ्ट हुए। तो वहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज जो है था ही नहीं, क्योंकि सिविलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं 16-17 सेंचुरी में वहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो हालांकि रेड इंडियंस थे थोड़े बहुत, बट पूरे यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में बहुत ज़्यादा एज सच वेल स्प्रेडेड सेटलमेंट्स नहीं था वहाँ पर। तो अब देखिए जैसे इन एडिशन देयर आर कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, डेनमार्क विच हैव बीन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इवन इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टेक ऑफ। ये भी एक क्रिटिसिज्म है। अब कई देखिए डेवलप्ड कंट्री में है, मतलब डेवलप्ड कंट्री है जिनका डिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी प्राइमरी सेक्टर पर है। न्यूजीलैंड को देखिए, डेनमार्क को देखिए, इवन जो है नॉर्वे वगैरह को देखिए, जो कि ठीक ठाक एक्चुअली परसेंटेज में प्राइमरी सेक्टर पर है। और चूँकि उन्नत तकनीक है और ओवरऑल सप्लाई उनका वर्ल्ड लेवल पर है, सरप्लस जो है प्रोडक्शन है प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में या डेयरी फार्म में आप मतलब देखेंगे, तो इसी सेक्टर से उनका पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक होता है और जनसंख्या कम है। तो रोस्तोव का ये भी एक्चुअली एक जो है क्रिटिसिज्म है जो सही प्रतीत होता है। इसके बाद ये देखिएगा कि देयर इज़ नो नेसेसिटीज़। इन अदर वर्ड्स दीज स्टेजेस आर नॉर्मली ओवरलैपिंग। ऐसा नहीं होता है, कोई सेपरेशन नहीं होगा कि इस स्टेज के बाद ये स्टेज और ये स्टेज के बाद ये स्टेज, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जो सिस्टमेटिक जो है कंटिन्यू रोस्तोव के एक्चुअली मॉडल के अनुसार चले। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, various underdeveloped countries and the region in the world experience such stage of economic development, hence it is quite relevant in economic development। आपको इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, यदि हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं तो थोड़ा सा आपको जो है इंग्लिश में आपको थोड़ा रीड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो चलते हैं। तो देखिए रोस्तोव के क्रिटिसिज्म है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल सिनेरियो देखिए तो कोई भी रीजन या प्रदेश अपने विकास के जो हिस्टोरिकली देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं फेजेस में इस प्रकार के कुछ फेजेस है। भारत भी इसको अनुभव जो है, इंडिया भी इस फेजेस को या इस स्टेजेस को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है और जल्दी ही ड्राइव टू मैच्योरिटी की ओर हमारा देश जो है वो जाने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की ओर, दैट इज अनदर थ्योरी इज कॉल्ड कोड पेरिफेरी थ्योरी। तो कोड पेरिफेरी थ्योरी is another theory, and I think this will be in another video. Or thank you so much for joining and please subscribe Jeevan sir online for the next topic, that is code periphery model and the theory. Thank you so much.